Hello everyone, welcome back to your online class. Today topic is extremist age of the Congress. कांग्रेस का उग्रवादी युग। इस क्लास में हम उग्रवादी युग के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने उदारवादी युग के बारे में पढ़ा था। अगर हम 20वीं सेंचुरी की बात करें तो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन की एक नई विचारधारा का जन्म हुआ था और उग्रवादी लोगों का जन्म हुआ था। उग्रवादी अपने विचारों से उग्र थे, मीन्स ये लड़ाई झगड़े से अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। इन्हें ये विश्वास हो गया था जो अंग्रेज़ हैं वो हमारी बात प्यार से कभी नहीं मानेंगे। अगर हम इनसे सिर्फ डिमांड्स करते रहेंगे तो ये हमारी बात को कभी मानने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो 1885 से 1905 तक, जैसा कि आपको पता है, उदारवादी लोगों का टाइम पीरियड था 1885 से 1905 तक। ठीक है, अब इस टाइम में ऐसा बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी विदेशी घटनाएं हुई जिससे कांग्रेस में जो भारतीय समाज की युवा पीढ़ी थी, न्यू जनरेशन थी, उसमें एक नया जोश आया और उन्होंने स्वराज्य की मांग के लिए संघर्ष करना ही बेस्ट ऑप्शन पाया कि हम संघर्ष करके ही स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं। अब उग्रवादी के जो प्रमुख नेता थे वो थे बाल लाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। 1906 से 1906 से 1919 तक के काल को क्या कहा जाता है? उग्रवादी युग कहा जाता है, एक्सट्रीमिस्ट एज। अब इसलिए तिलक ने कहा था इस बारे में, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, मतलब अपने देश को आज़ाद करा के ही रहूँगा क्योंकि ये मेरा बर्थ राइट है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये क्यों ग्रो हुआ था। कोजेज ऑफ द राइज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट, उग्रवादी युग के उदय के कारण। तो जैसे कि आपको पता है कि जो उदारवादी के मेथड थे, जो तरीके वो यूज़ कर रहे थे, उनका ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं था, है ना। तो इसीलिए ही उग्रवादी युग का उदय हुआ था और उसके बहुत सारे रीज़न हैं। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ इनसफिशिएंट इम्प्रूवमेंट, सुधारों की अपर्याप्तता। मीन्स जो उदारवादियों की स्कीमें थी उनसे सुधार नहीं हो पा रहा था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी वो बिल्कुल ना के बराबर था, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही थी, है ना। और जो भी सुधार वो कर रही थी वो बिल्कुल ना के बराबर था, मतलब कोई सक्सेस हमें मिल ही नहीं रही थी। जैसे 1892 में उन्होंने भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया था। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इसमें जो भारतीयों की सदस्य संख्या तो बढ़ा दी गई, लेकिन फिर और किसी सुविधा पर ध्यान नहीं दिया। तो इससे ये भी एक रीज़न था कि लोग उग्रवादी बनने के लिए अग्रसर हो गए। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, अफेक्शन, आर्थिक असंतोष। लॉर्ड बेकन एक राइटर हैं, उन्होंने कहा है अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देते हैं। मीन्स उस समय जो सिचुएशन थी इंडियंस की वो बहुत ज़्यादा शोचनीय थी, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे वो क्या करते थे, तरह तरह के टैक्सेस लगाते थे, इंडियंस पे कर लगाते थे, है ना। और जो भी उनका काम चल रहा था वो सब खराब कर दिया था। यहाँ से कच्चा माल ले जाते और अपने इंग्लैंड में उसको मशीनों में रेडी करा के यहाँ पे बहुत सारे रेट्स में उसको बेचते। तो इससे जो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए खाने के लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था। नेक्स्ट वन इज़ रिलीजन एंड कल्चरल रिवाइवल, धार्मिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान। अब जिस समय 19वीं सेंचुरी की बात करेंगे आप, तो बहुत सारे धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुए, रिवाइवल हुए, जिसमें आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, है ना, ये बहुत सारी संस्थाएं थी जिन्होंने क्या करा, भारतीयों को जागरूक किया कि हमें हमारे अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना है ना, सुधार करने शुरू करें। और जब सामाजिक रूप से सुधार हुए तो पॉलिटिकल लेवल पर भी हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आया और इसका इफ़ेक्ट लाला लाजपत राय और ये बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल तीनों पे बहुत ज़्यादा पड़ा। और फिर इसी से प्रेरणा पाकर इन लोगों ने क्या करा, जो वेस्टर्न कल्चर था उसको छोड़कर सबको ये इसलिए मोटिवेट किया कि हमें अपने देश को स्वतंत्र कराना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नेचुरल डेथ, प्राकृतिक प्रकोप। अगर हम 19वीं सेंचुरी की बात करें तो उस समय भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, ना उनके पास कोई काम था। ठीक है, और उस समय बहुत ज़्यादा प्राकृतिक प्रकोप भी हो रहे थे, मतलब नेचुरल डिज़ास्टर हो रहे थे। जैसे हम बात करें 1876 से 1900 तक, तो 1876 से 1900 तक
25 सालों में 18 बार अकाल पड़े, ठीक है। और जिनमें सबसे अधिक जो बुरा अकाल कहेंगे वो 1896 से 97 था। 1896 से 1897 में पड़ा था, जो सबसे भयंकर अकाल था। इसमें 7 करोड़ जो पॉपुलेशन है उस पर इफ़ेक्ट हुआ था, और जो गवर्नमेंट हेल्प कर रही थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी, है ना। उनकी हेल्प का हम लोग सही से यूज़ भी नहीं कर पा रहे थे, और जो उनकी हेल्प थी वो भी बहुत धीरे धीरे मिल रही थी। और फिर यहाँ पर जो लोग थे वो भूख से मर रहे थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो यहाँ पर तो हेल्प उनकी बहुत स्लो मोशन में आ रही थी, लेकिन अदर साइड वो लोग रानी विक्टोरिया की जयंती का उत्सव मना रहे थे, ठीक है। 1897 में दिल्ली में उन्होंने बहुत शानदार उत्सव मनाया, फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, और उसमें बहुत पैसा पानी की तरह बहाया, ठीक है। तो इस सब से भी जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। और फिर इसके साथ ही क्या हुआ था, जो दक्षिणी भाग था उसमें साउथर्न पोर्शन में भयंकर प्लेग की बीमारी फैल गई थी। अब वहाँ के जो मिनिस्टर थे, प्लेग कमिश्नर एंड, उन्होंने क्या किया, जो बीमार लोग थे, है ना, जिनकी यहाँ पे बीमारी थी, उनके मकानों को गिरा दिया, और जो पेशेंट थे उनके बिस्तर और कपड़े जला दिए, रसोई घर, पूजा घर, सबको जला दिया, और सबके साथ बहुत बुरा बिहेव किया। तो ये भी कि रीज़न था। अब इसके बारे में राम गोपाल ने कहा है, सारा काम इस ढंग का था जिससे दुश्मन द्वारा जीते गए किन्हीं शहरों को फूका जा रहा हो। मीन्स वो रूल नहीं कर रहे थे, वो हम लोगों को इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे। नेक्स्ट, मिसट्रीटमेंट विद इंडियंस इन ब्रिटिश कॉलोनी। ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। मतलब जो ब्रिटिश की कॉलोनी थी उसमें अगर कोई इंडियन जाके रह रहा था तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे वो लोग, और उनके साथ इनजस्टिस होता था, ठीक है। अनसिविलाइज्ड और इनजस्टिस बिहेव करते थे। जैसे कि आप देखोगे जो इंडियंस और ब्रिटिश थे वो कभी भी एक श्रेणी के डिब्बे में सफ़र नहीं कर सकते, जो ट्रेन का कंपार्टमेंट होता है, ठीक है। हॉस्पिटल, होटल, स्कूल, कॉलेजेस, इसमें इंडियंस की एंट्री बंद थी। 1903 में जब दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से डॉक्टर मुंज भारत लौटे थे तो उन्होंने कहा था, हमारे शासक इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हम मनुष्य हैं, ठीक है। अब उसका रीज़न क्या था, वो हमसे क्यों ऐसा करते थे बिहेव, क्योंकि हम गुलाम थे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। अब इंटरनेशनल लेवल पर उस समय बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे। जैसे 1893 में एबीसीनिया, उसने क्या करा, इटली की सेना को हरा दिया, जबकि इटली की बहुत पावरफुल सेना थी, उन लोगों ने हरा दिया, ठीक है। फिर इसी तरह 1904 में से 1905 तक जापान ने रूस को हरा दिया, तो और ख़ुद को स्वतंत्र करा लिया। तो इन सिचुएशन का इंडियंस के जो लोग थे उन पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा, और उन्होंने सोचा जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम भी अपने देश को आज़ाद करा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, लीडरशिप ऑफ लालवाल पाल। लालवाल पाल का नेतृत्व। अब जो उग्रवादी लोग थे उनका नेतृत्व कौन कर रहा था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ठीक है। तिलक कहते हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। हमारा उद्देश्य आत्मविश्वास है, भिक्षावृत्ति नहीं, मतलब हम उनसे भीख नहीं मांगेंगे। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही इतना है कि हम अपने देश को आज़ाद करा लेंगे। लाला लाजपत राय ने कहा था, भिखारियों से अंग्रेज सबसे ज़्यादा घृणा करते हैं और मैं सोचता हूँ कि भिखारी घृणा का पात्र है भी, अतः हमारा कर्तव्य है कि हम सिद्ध कर दें कि हम भिखारी नहीं हैं, ठीक है। तो ये उनकी मोटिवेशन थी, वो लोगों को इफ़ेक्ट डाल रहे थे लोगों पे कि हमें अपने आप को और ज़्यादा गुलाम नहीं रखना है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल, पाश्चात्य क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रभाव। जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, अगर हम पाश्चात्य शिक्षा की बात करें, इंग्लिश, उन्होंने क्या करा, हमें जो इंडिया से बाहर आंदोलन चल रहे थे, मूवमेंट चल रहे थे, उनके बारे में अवेयरनेस दी, है ना। हम लोग जागरूक हुए कि जो इंडिया से बाहर की कंट्री है वो किस तरीके से खुद को आज़ाद कराते हैं, तो इनका भी हमारे ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट वन इज़ एरोगेंट बिहेवियर ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेज़ों का अहंकार युक्त व्यवहार। जो ब्रिटिश लोग थे उनका बिहेवियर कैसा था, एरोगेंट था, वो हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, वो हमें क्या कहते थे, काला आदमी, ठीक है। और उनकी अगर हम उनका अप्रोच देखें तो वो हमारे लिए हेट वाली फीलिंग रखते थे, वो हमें कभी भी मार देते थे, कभी भी किसी इंडियन की हत्या कर देते थे और इसके लिए उन्हें कोई पनिशमेंट भी नहीं मिलती थी, क्योंकि जो जजेस थे वो खुद ब्रिटिश थे, ठीक है।
अब लाहौर में एक दी सिविल एंड मिलिट्री गजट पेश होता था, ठीक है। उसमें वो इंडियंस को क्या 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 बुलाते थे, पढ़े लिखे भारतीयों को बल बलाते बीए, वर्ण संकर, बीए गुलाम, दास जाति और कलंकित जाति, ऐसे अपमानजनक शब्दों का यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है कि सब लोग अब ये डिसाइड कर चुके थे कि हमें किसी भी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ रिएक्शनरी रिजाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन। अब लॉर्ड कर्जन ने क्या करा था, उन्होंने रिएक्शनरी रिजाइम लाया था, मीन्स हमारे ऊपर और ज़्यादा बुरा काम करना शुरू कर दिया और ज़्यादा अत्याचार शुरू कर दिए। 1898 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन भारतीय गवर्नर जनरल थे, है ना। और इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में वही काम किया जो मुग़ल साम्राज्य के लिए औरंगजेब ने किया था। इन्होंने ऐसे दमनकारी स्टेप किए कि भारत के जो लोग थे वो और ज़्यादा क्या हो गए, उग्र हो गए, बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए, और जिसमें भी मतलब इंडियंस को जहाँ भी कोई फ़ायदा हो रहा था वहीं पे उनका प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, है ना, उनका जो कहेंगे समर्थन नहीं किया और ज़्यादा टॉर्चर किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि परेशान को और परेशान कर दिया, तो क्रांति का जन्म हुआ। एंड लास्ट वन इज़ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन का ये सबसे मूर्खतापूर्ण काम था कि उन्होंने बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, है ना। वैसे तो ये प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था, लेकिन फिर इससे क्या हुआ, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, ठीक है। अब उस समय जो इस समय बंगाल है सिर्फ वो बंगाल नहीं था, उस समय के बंगाल में लगभग 8 करोड़ लोग रहते थे, और उसमें जो अब बिहार है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश है वो सब पूरा बंगाल ही था, ठीक है। तो उसका पार्टीशन करना इसको बहुत महंगा पड़ा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा है, बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, हमने समझा कि हमारा घोर अपमान किया गया है। तो सब लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है। और फिर क्या हुआ, इसके बाद बंगाल में पूरी तरह विरोध की स्थिति आ गई, ठीक है। तो ये एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से जो उग्रवादी दल के नेता थे वो और ज़्यादा उग्र हो गए और लोगों ने उन्हें सपोर्ट करा, ठीक है। तो यही रीज़न थे। नेक्स्ट क्लास में हम उग्रवादियों के राजनीतिक विचार और उद्देश्य पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।